मॉर्निंग एवरीवन, मैं फरहान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेशन वाइगर में। जैसा कि हम लोग सीटेट पेपर 2 साइंस की तैयारी कर रहे हैं और हमारा इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है और इस इंपॉर्टेंट सीरीज का आज क्लास नंबर 5 है, जिसमें हम लोग साइंस में फिजिक्स के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर डिस्कस करेंगे और फ्रिक्शन भी। फ्रिक्शन एक अलग चैप्टर है, लेकिन मैंने फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर में ही फ्रिक्शन को भी पढ़ा दिया है। प्योर एनसीईआरटी बेस्ड हमारा कंटेंट है और साथ ही साथ इस चैप्टर से पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। 4 से 5 साल की अगर हम एनालिसिस करते हैं तो ये हमें पता चलता है कि 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से तो एकदम आ ही जाते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और बाकी के 4 क्लास मैंने लिए हैं, जिसमें हमने पहले साउंड चैप्टर देखा, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म देखा, उसके बाद हीट चैप्टर देखा, फिर मोशन देखा। तो ये सब चैप्टर हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप लोग जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देख लें। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, नहीं तो मेरे चैनल पे भी जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सेशन को के एंड तक बने रहें। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारा सीक्वेंस क्या होगा। टॉपिक टू बी कवर्ड, आज हम लोग कौन टॉपिक देखने वाले हैं फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर में। तो सबसे पहले हम लोग फोर्स की बात करेंगे, बल की बात करेंगे, जिसमें हम लोग फोर्स की प्रकार देखेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, संपर्क बल और संपर्क बल की बात करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग प्रेशर की बात करेंगे। ठीक है, प्रेशर इन सॉलिड में देखेंगे, लिक्विड में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है बॉयंट फोर्स, तो वो देखेंगे। फिर गैसेस में देखेंगे। ठीक है, फिर हमारा उसके बाद हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स देखेंगे। फ्रिक्शनल फोर्स घर्षण बल, जिसमें हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात करेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन की बात करेंगे। फिर इसका एप्लीकेशन देखेंगे फ्रिक्शन का। फिर देखेंगे कि कैसे हम फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, कौन कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर। तो सबसे पहले हम लोग फोर्स की बात करते हैं कि फोर्स क्या है तो अब बल क्या है। ठीक है, तो फोर्स की बात की जाए, बल की बात की जाए, तो किसी भी वस्तु को ढकेलना या अपनी तरफ खींचना, ये क्या, ये हमारा फोर्स कहलाता है। ठीक है, तो फोर्स क्या हो गया, ए पुश और पुल एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट। किसी वस्तु को ढकेलना या खींचना, ये क्या कहलाता है, बल कहलाता है, फोर्स कहलाता है। ठीक है, तो जब आप अपने रूम में जब जाते हैं तो गेट तो बंद होता है, तो आप क्या करते हैं, दरवाजे को धक्का देते हैं, तब दरवाज़ा खुलता है। तो आपने क्या किया, फोर्स लगाया, बल लगाया, तब दरवाज़ा खुला, आप अंदर गए। तो ये क्या हो गया, ढकेला दरवाजे को। फिर भाई वापस आप जब रूम से बाहर आते हैं तो गेट को अपनी तरफ खींच के बंद करते हैं। तो ये क्या हो गया, ये अपनी ओर खींचना। तो उस टाइम क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं। तो इसी को हम लोग फोर्स कहते हैं, किसी वस्तु को ढकेलना या खींचना। ठीक है, और उदाहरण की बात करें तो अलमारी की किसी भी दराज को खोलने के लिए आपको उसे खींचना पड़ता है और बंद करने के लिए उस पर धक्का लगाना पड़ता है। तो ये क्या, ये फोर्स है, क्या ये बल, इसे ही कहते हैं। तो ये पुश और पुल एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। किसी वस्तु को ढकेलना या खींचना क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। ठीक है, तो फोर्स की अगर हम एसआई मात्रक की बात करें, एसआई यूनिट की बात करें, तो इससे न्यूटन होता है। जैसे मास का एसआई यूनिट क्या होता है, केजी, टेम्परेचर का केल्विन। तो वैसे फोर्स क्या है, क्वांटिटी है, एक राशि है, जिसका एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, किसी सरफेस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, और उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, 5 न्यूटन का मान लीजिए फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 5 न्यूटन, 5 यहाँ पे क्या हो गया, परिमाण हो गया, उसका मैग्नीट्यूड हो गया कि 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। तो किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो यहाँ पे डायरेक्शन भी दिखा रहा है कि नॉर्थ में लगा रहे हैं या साउथ में लगा रहे हैं या ईस्ट में लगा रहे हैं या वेस्ट में लगा रहे हैं। तो इसमें फोर्स में क्या होता है कि हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का पता होता है। तो इस वैसी क्वांटिटी और वैसी राशि जिसमें हम मैग्नीट्यूड भी उसका जानते हैं, उसका डायरेक्शन की भी नीड पड़ती है, तो वैसी राशि को क्या कहते हैं, हम सदिश राशि कहते हैं। दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, या वैसी राशि जिसके पास परिमाण भी हो और दिशा भी हो, उसे हम लोग क्वांटिटी, उसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो हमारा फोर्स क्या हो गया, सदिश राशि हो गया।
ठीक है, यानी वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, अब हम इफेक्ट ऑफ फोर्स की अगर हम बात करें, बल का प्रभाव, बल का क्या क्या प्रभाव हो सकता है, तो क्या प्रभाव होगा। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ग्राउंड है, ग्राउंड पे फुटबॉल रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, फुटबॉल रखा हुआ है। ठीक है, किसी ने क्या किया, इस पे किक मारा, यानी फोर्स लगाया। तो जब हम फुटबॉल पे किक मारते हैं पैर से, तो क्या होता है, फुटबॉल मोशन में आ जाता है, यानी अपनी स्थिति को क्या करता है, वो चेंज करता है टाइम के साथ साथ अपने पोजीशन को। तो ये यहाँ पर तो फोर्स की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, जैसे पहले ये क्या था, स्थिर था, रखा हुआ था ग्राउंड पे, तो यहाँ पर वो क्या था, रेस्ट में था, लेकिन हमने फोर्स लगा के उसे क्या कर दिया, मोशन में ला दिया। तो कोई भी फोर्स की बात करें तो फोर्स क्या करता है, स्थिर ऑब्जेक्ट को गति में ला सकता है। ठीक है, और वैसे ही अगर हम जैसे फोर्स लगाया, हम गोल कर रहे थे, लेकिन गोलकीपर ने फुटबॉल को पकड़ लिया अपने हाथ से, तो क्या किया, वहां पे वो बॉल रेस्ट में आ गया, स्थिर पोजीशन में आ गया। ठीक है, तो फोर्स की सहायता, फोर्स क्या करता है, रेस्ट को मोशन में, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसे मोशन में ला सकता है, और अगर मोशन में है तो उसे रेस्ट में भी ला सकता है। ठीक है, तो बल किसी वस्तु को स्थिर से गति की ओर और अथवा गति से स्थिर की ओर लाता है। ठीक है, फोर्स ब्रिंग्स एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट टू मोशन और मोशन टू रेस्ट। ठीक है, वही अगर हम दूसरी इफेक्ट की बात करें तो फोर्स में चेंज स्पीड और डायरेक्शन ऑफ बॉडी। फोर्स क्या कर सकता है, बल्कि वस्तु की चाल या दिशा या दोनों में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, जैसे आप बाइक चलाते हैं या कार चला रहे हैं तो एक्सीलरेटर होता है, उससे क्या होता है, हम स्पीड कम और बढ़ा सकते हैं। तो कैसे करते हैं, तो पैर से हम क्या करते हैं, उस पर फोर्स लगाते हैं। ठीक है, और हम अगर साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, हम चला रहे हैं और मुझे दाएं साइड जाना है, तो उसके साइड हम क्या करते हैं, फोर्स लगा के हाथ से उसको दाएं साइड करते हैं। तो क्या होता है, तो फोर्स यानी बल लगा के हम स्पीड को भी चेंज कर सकते हैं, बॉडी के डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं, या दोनों को परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा इफेक्ट हो गया। ठीक है, और फोर्स की सहायता से, बल की सहायता से हम किसी बॉडी के शेप को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मिट्टी है, तो मिट्टी से हम क्या घड़ा बनाते हैं, घैला बनाते हैं। तो ये क्या हो रहा है कि फोर्स लगाकर हम क्या कर सकते हैं, वस्तु की आकृति को भी परिवर्तित कर सकते हैं। तो फोर्स में चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे बात हुई बल का प्रभाव। तो सबसे पहले मैंने फोर्स जाना, फोर्स क्या होता है, उसकी इकाई 1 न्यूटन होती है, वो सदिश राशि होती है, और बल के प्रभाव के बारे में जाना। अब हम बात करते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट पर, मान लीजिए कोई वस्तु है या ऑब्जेक्ट बॉडी जो हो, अगर उस पर दो एक से ज्यादा फोर्स लग रही है और फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में हो, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं फोर्स क्या सेम डायरेक्शन में, यानी एक ही डायरेक्शन में अगर फोर्स, एक से ज्यादा फोर्स अगर एक ही डायरेक्शन में या सेम दिशा में लग रही है, तो नेट फोर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितनी फोर्स लग रही है उसको हम लोग जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे 2 फोर्स है तो F1 + F2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारा नेट फोर्स निकल के आ जाएगा। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट में सेम डायरेक्शन में एक से ज्यादा फोर्स लग रहा है, तो जो फोर्स लगता है उसे हम लोग ऐड कर देते हैं नेट फोर्स निकालने के लिए। वहीं अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगे, जैसे यहाँ पे एक फोर्स इस डायरेक्शन में, एक फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो जो बड़ा फोर्स होगा, मान लीजिए F2 यहाँ पे F1 से बड़ा है, तो बड़ा में छोटा माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा नेट फोर्स निकल के आ जाता है। ठीक है, तो ये तो हमारी कैसे कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में तो वो माइनस हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट नोट है, ठीक है, कि व्हेन अ बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड and there is no change in the direction, then it means no force acts on the body। जब कोई वस्तु समान चाल से एक ही दिशा में चलती है तो उससे वस्तु पर कोई बल नहीं लगता है। ठीक है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, उसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा, तो उस पर कोई फोर्स या कोई बल नहीं लगता है। ठीक है, अब हम बात करें बैलेंस फोर्स की। संतुलित बल क्या होता है और अनबैलेंस फोर्स यानी असंतुलित बल क्या होता है। ठीक है, तो संतुलित बल की बात करें तो क्या होता है, इसमें संतुलित बल में क्या होता है कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और दोनों तरफ से क्या होता है, सेम फोर्स लग रही है, तो यहाँ पे क्या अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो ये इसमें ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना निकल के आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो वैसा फोर्स जिसमें हमारा नेट फोर्स निकल के 0 आ रहा है, तो उसे हम लोग बैलेंस फोर्स या संतुलित बल कहते हैं। ठीक है,
क्या कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं। तो यहाँ पे दोनों बराबर फोर्स लगा रहा है तो एक जगह पे स्थित यानी ये रेस्ट में रहेगा, ठीक है। वही अगर असंतुलित बल की बात करी जाए, अनबैलेंस फोर्स की बात करी जाए, जैसे कि नाम से असंतुलित बल, तो यहाँ पर नेट फोर्स हमारा आप देख सकते हैं 15 में 10 5 न्यूटन आ रहा है, तो नेट फोर्स हमारा 0 नहीं आ रहा है, तो इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, अनबैलेंस फोर्स कहेंगे। तो जिसका नेट फोर्स 0 आए उसे हम लोग संतुलित बल कहेंगे, जिसका नेट फोर्स 0 नहीं आए उसे हम लोग असंतुलित बल कहेंगे, ठीक है। ऐसे नाम से ही दिख रहा है, संतुलित मतलब संतुलन बनाए रखना, असंतुलित मतलब असंतुलन बनाए रखना, ठीक है। जैसे एक रस्सी है, एक तरफ से एक लोग खींच रहे हैं, एक तरफ से 3 लोग खींच रहे हैं, तो यहाँ वहाँ पर असंतुलन हो जाएगा, जो 3 लोग खींच रहे हैं तो उस तरफ चला जाएगा, ठीक है। अब वहीं अगर बराबर ताकत वाले इधर से खींच रहे हैं तो उधर से खींच रहे हैं तो दोनों बराबर फोर्स लगा रहे हैं तो वही की जगह पे स्थिर रहेगा। तो ये हमारा संतुलित और असंतुलित बल की बात हो गई। अब हम बात करते हैं फोर्स की प्रकार की, यानी बल के प्रकार या टाइप ऑफ फोर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला टाइप होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स को हिंदी में हम लोग संपर्क बल कहते हैं और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को हम लोग असंपर्क बल कहते हैं। तो जैसे कि नाम से आप देख रहे हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, संपर्क बल, यानी दो बॉडी के बीच में कॉन्टैक्ट होगा, संपर्क होगा, और उस दौरान जब हम फोर्स लगाएंगे तो वो फोर्स हमारा क्या कहलाएगा, संपर्क बल या कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाएगा, ठीक है। क्या कराएगा, कॉन्टैक्ट फोर्स कराएगा। इस समय क्या होगा कि दो वस्तु के बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट होगा, फिजिकल टच होगा, ठीक है, तो हमारा संपर्क बल कहलाता है, डायरेक्ट कांटेक्ट होगा, ठीक है। और अगर असंपर्क बल की बात करें तो इसमें कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा बॉडी के बीच में, और उस टाइम जो फोर्स लगेगा वो हमारा असंपर्क बल कहलाएगा। और कांटेक्ट फोर्स की बात करें तो ये 2 टाइप्स का होता है, एक होता है मस्कुलर फोर्स, एक होता है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। एक होता है मस्कुलर फोर्स, एक होता है फ्रिक्शनल फोर्स। तो मान लीजिए आपने एक बोतल लिया, अब बोतल के ढक्कन को आपको खोलना है, तो फूंक मार के तो ढक्कन खुलेगा नहीं, या जादू से भी तो खुलेगा नहीं, तो हमें क्या करना होगा, अपने हैंड को वहाँ पे टच करना होगा और घुमाना होगा, तो वहाँ पे फोर्स लगाना होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, फिजिकल कांटेक्ट हो गया बोतल के ढक्कन के बीच में और आपके मसल के बीच में। तो उस दौरान जब फोर्स लगाया तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मस्कुलर फोर्स, यानी मांसपेशीय बल, मांसपेशी के थ्रू बल लगाना क्या कहलाएगा, मस्कुलर फोर्स कहलाएगा, ठीक है। जैसे कुएं से जब लोग पानी निकालते हैं तो रस्सी क्या होती है, खींचते हैं, तो रस्सी और आपके हैंड में क्या कांटेक्ट बना, तो मसल का फोर्स लगाया, उसको अपने तरफ खींच रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे, हम लोग बोलेंगे मांसपेशी बल, यानी मस्कुलर फोर्स वहां पे लग रहा है, ठीक है। और दूसरा बात करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, यानी घर्षण बल। फ्रिक्शन बल, दो बॉडी के बीच में जो फ्रिक्शन लगता है तो उसमें फिजिकल कांटेक्ट होता है। जैसे हम कोई बॉल है उससे हम फोर्स लगाए तो चलते लगते क्या होता है, रुक जाता है। क्यों रुक जाता है, क्योंकि जमीन जो उस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगाती है, तो फ्रिक्शनल फोर्स के कारण वो रुक जाता है, तो वहां पे भी कांटेक्ट से फोर्स लगा, तो इसीलिए इसे भी हम लोग क्या कहेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स भी कैसा फोर्स है, तो ये हमारा कांटेक्ट यानी संपर्क बल है, घर्षण बल, ठीक है। नॉन कांटेक्ट की फोर्स की बात करें, ठीक है, तो उसका सबसे पहला एग्जांपल हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या वैद्युत स्थिर बल, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये किसके कारण होता है, तो ये चार्ज के कारण होता है। ये किसके कारण होता है, चार्ज के कारण होता है, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, एक चार्ज बॉडी को दूसरे चार्ज या अनचार्ज बॉडी से अट्रैक्ट करवाएं या रिपेल करवाएं, तो उस टाइम जो फोर्स लगता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, ठीक है। जैसे पॉजिटिव चार्ज कैसा फोर्स होता है, इसमें रिपल्सिव फोर्स होगा, यानी सेम नेचर होगा चार्ज का तो रिपल्सिव फोर्स होगा, और अगर अपोजिट नेचर होगा जैसे पॉजिटिव नेगेटिव हुआ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, यानी वैद्युत स्थिर बल हो गया। और अगर मैग्नेटिक फोर्स की बात करें, इलेक्ट्रिक फोर्स में यहाँ पे कोई संपर्क नहीं है, तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो दो मैग्नेट आपस में फोर्स लगाता है, ठीक है। अगर सेम पोल है, नॉर्थ है तो वो रिपेल करता है, नॉर्थ साउथ है, अपोजिट पोल है तो वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। और मैग्नेट को एक दूसरे से थोड़ा सा दूर भी रखते हैं तो क्या होता है, फोर्स एहसास होता है, क्योंकि हमारा क्या हो गया, इसमें कोई टच नहीं थी, हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। आप बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल की, ठीक है। तब कोई बॉल को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो क्या होता है, नीचे आता है, तो अर्थ क्या होता है, उसमें ग्रेविटी लगाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, तो ऊपर बॉल जो हवा में है और जमीन में, तो उसके बीच में कोई कांटेक्ट है नहीं, तो उस टाइम इस पर फोर्स लग रहा है, तो वो कैसा फोर्स होगा, नॉन कांटेक्ट यानी अनसंपर्क बल होगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल, ठीक है।
अब हम बात करते हैं प्रेशर की, जिसे हिंदी में हम लोग दाब कहते हैं। तो प्रेशर क्या है? तो फोर्स पर यूनिट एरिया, ये हमारा प्रेशर कहलाता है। यानी किसी यूनिट एरिया में जो फोर्स एग्जर्ट होता है या जो फोर्स जो बल लगता है, बल भी कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर फोर्स। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? दाब कहते हैं, यानी प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो प्रेशर बराबर क्या हो जाएगा? फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहला जाएगा? हमारा प्रेशर यानी दाब कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर और जो एरिया का जो रिलेशन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब कि अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो एरिया कम होगा, और अगर एरिया बढ़ाएंगे तो प्रेशर हमारा कम लगता है। ठीक है, तो ये हमारा इन्वर्सली रिलेशन होता है। और इसका अगर हम एप्लीकेशन देखें प्रेशर और एरिया का, तो शार्पनेस ऑफ ये नाइफ यानी चाकू, तो चाकू का नुकीलापन क्यों होता है? क्यों? क्योंकि वहाँ पे एरिया कम हो जाता है, इसी वजह से प्रेशर क्या लगता है? ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, कील का नुकीलेपन की बात करें, पॉइंटेड एंड ऑफ नेल की बात करें, तो वहाँ पे भी क्या होता है? एरिया कम होता है और प्रेशर ज़्यादा लगता है, इसीलिए वो आसानी से दीवार में क्या होता है? चला जाता है। और बात करें बैग की चौड़ी पट्टियाँ, बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो बैग होती हैं, ये बैग जो होता है उसको चौड़ी पट्टी क्यों दी जाती है? इसलिए कि वहाँ पे एरिया ज़्यादा हो जाता है, इसी वजह से क्या होता है? हमारे कंधे में प्रेशर क्या होता है? कम लगता है। ठीक है, ये तो इस रिलेशन की कुछ एप्लीकेशन हो गए। ठीक है, अब इसके एसआई यूनिट की बात करें तो प्रेशर की एसआई यूनिट, एसआई मात्रक क्या होती है? जैसा कि फोर्स के मैंने बताया था न्यूटन होती है, और एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो हमारा प्रेशर की एसआई यूनिट होती है, जिसे हम लोग पास्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्कल कहते हैं। ठीक है, अब हम अर्थ पे रह रहे हैं, तो अर्थ के चारों ओर क्या है? एयर का एक लेयर है, वायु का क्या है? एक लेयर है, जिसे हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, तो जो एटमॉस्फेयर हम लोग पर जो प्रेशर लगाती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो आप सोचने वाली बात यह है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोगों के ऊपर लग रहा है, लेकिन हमें कुछ फील नहीं होता है, एहसास नहीं होता है कि हमारे ऊपर प्रेशर लगा है। तो क्यों होता है? तो मनुष्य के अंदर क्या होता है? हमारे अंदर क्या होता है? जो शरीर के अंदर जो हमारा प्रेशर होता है, वो उस प्रेशर को क्या कर देता है? बैलेंस आउट कर देता है, इसी वजह से हमें इस चीज़ का एहसास नहीं होता है। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एक्ट्स ऑन द बॉडी इज बैलेंस्ड बाय द प्रेशर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, यानी मनुष्य पर लगने वाला वायुमंडलीय दाब मनुष्य के अंदर उपस्थित दाब के द्वारा संतुलित किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा नोट पॉइंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करते हैं फ्लूइड की, जिसे हिंदी में हम लोग तरल पदार्थ कहते हैं। तो कोई भी वैसा सब्सटेंस जो फ्लो करता हो, जो प्रवाहित होता हो, तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं? फ्लूइड कह देते हैं। जैसे लिक्विड, गैस, ये क्या करता है? फ्लो हो जाता है, प्रवाहित हो सकता है, तो इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं? फ्लूइड कहते हैं। तो ऐसा सब्सटेंस विच कैन फ्लो इज नोन एज फ्लूइड, ये पदार्थ जो प्रवाहित हो सकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? तरल पदार्थ कहते हैं। जैसे लिक्विड है, गैस हमारा क्या है? फ्लूइड है। ठीक है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। बायोंसी एंड बायोंट फोर्स, उत्प्लावकता और उत्प्लावक बल क्या होता है? ठीक है, तो होता क्या है कि हम मान लीजिए कंटेनर है, ठीक है, इसमें क्या है? लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, इस पे एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जब किसी वस्तु को हम पानी में डुबोते हैं, आपने भी देखा होगा कि जब आप पानी में किसी कोई वस्तु को या ऑब्जेक्ट को, किसी जगह को जब या किसी ऑब्जेक्ट को हम जब पानी में डुबोते हैं, तो हमें ऐसा फील होता है कि कोई प्रेशर या कोई फोर्स हमारे ऊपर की तरफ कोई फोर्स लग रहा है, या ऐसा फील होता है। तो क्यों होता है? तो जब हम किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है, तो द्रव उस वस्तु पर ऊपर मुखी, ऊपर की दिशा में एक फोर्स लगाती है, तो उसी फोर्स को हम लोग उत्प्लावक बल कहते हैं, और द्रव के इस गुण को हम लोग उत्प्लावकता कहा जाता है। ठीक है, when an object is dipped in a liquid, the liquid applied on upward force on the object is known as buoyant force and the property of the liquid is known as buoyancy। ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं? buoyancy force कहते हैं। ठीक है, जैसा आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, एक कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है, तो कोई ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे डिप किया, तो नीचे की तरफ क्या होता है? वेट लगता है, नीचे की तरफ ग्रेविटी फोर्स वेट लगती है, उसको हम लोग वेट एयर से डिनोट करते हैं।
और ऊपर की तरफ क्या जो फोर्स लगती है उससे हम लोग कहते हैं बायोंट फोर्स, जिसे हम यहाँ पे बी से डिनोट कर रहे हैं, तो बायोंट फोर्स लगती है। ठीक है, तो ये बायोंट फोर्स जो है वो किसके बराबर होता है, जितने वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु के द्वारा स्थापित जल का भार, यानी जितना ये ऑब्जेक्ट पानी में डिस्प्लेस हुआ वो बायोंट फोर्स के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग डब्ल्यू से डिनोट कर रहे हैं। अब बायोंट फोर्स क्या हो गया, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु के द्वारा विस्थापित जल का भार जो है वो किसके बराबर हो जाता है, बायोंट फोर्स के बराबर हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिस पे बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेट और लिक्विड अगर हमें निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट का वेट है, वेट ऑफ एयर, और उसको हम बायोंट फोर्स से जब माइनस कर देते हैं तो हमारा वेट ऑफ लिक्विड निकल जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा 3 केस बनता है। फर्स्ट केस क्या है, अगर वेट हमारा बायोंट फोर्स से ज़्यादा हो गया, यानी उत्प्लावक बल से अगर हमारा वेट जो है ज़्यादा हो जाएगा तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, सिंक हो जाता है, यानी डूब जाता है। ठीक है, वहीं अगर बायोंट फोर्स और वेट बराबर हो गया तो वह उस पर क्या करेगा, ऑब्जेक्ट फ्लोट करने लगेगा। और अगर बायोंट फोर्स ज़्यादा हो जाएगा वेट से तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे राइज करने लगता है। ठीक है, तो ये तो हमारा बायोंट फोर्स कहलाया। ठीक है, अब अगर इम्पोर्टेंट नोट की बात की जाए तो बायोंट फोर्स या उत्प्लावक बल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड के, यानी जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर लिक्विड की डेंसिटी बढ़ेगी तो हमारा बायोंट फोर्स यानी उत्प्लावक बल भी बढ़ जाता है। और वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, यानी जो बॉडी हम लोग ले रहे हैं उसके वॉल्यूम पे भी डिपेंड करता है। कैसा, डायरेक्टली, यानी वॉल्यूम ऑफ द बॉडी भी अगर बढ़ेगा तो हमारा बायोंट फोर्स भी क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, वो है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, जिसे हिंदी में हम लोग घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, तो वह बल जो वस्तु की गति का विरोध करता है, यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसे वो रोकता है, तो कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में तो उसे क्या करता है, उसे रोकता है, तो वो फोर्स क्या कहलाता है, तो वो फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स यानी घर्षण बल कहलाता है। जैसे कि अगर हम ग्राउंड में फुटबॉल को फेंका तो कुछ देर चलते चलते क्या होता है, वो रुक जाता है। तो क्यों रुक जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है जो उसे रोकता है, उसके मोशन को अपोज करता है, उसी को हम लोग फ्रिक्शन फोर्स यानी घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, द फोर्स विच अपोजेस द मोशन ऑफ द बॉडी, वह बल जो वस्तु की गति को विरोध करता है उसे हम लोग घर्षण बल या फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। ये हमेशा विपरीत दिशा में लगेगा, यानी जो मोशन का डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मोशन का डायरेक्शन इधर है तो फ्रिक्शनल फोर्स का क्या कहाँ लग जाएगा, इस तरफ। यानी कोई ऑब्जेक्ट है उसमें हम इधर फोर्स लगाया तो इधर वो मोशन करने लगा, गति में आ गया, लेकिन उसको जो अपोज कर रहा है, जो उसको रोक रहा है, उसका फ्रिक्शनल फोर्स का क्या हो जाएगा, डायरेक्शन उसके अपोजिट हो जाता है, मोशन के अपोजिट, यानी विपरीत दिशा में लगता है, एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अब कॉज क्या है, फ्रिक्शन का कारण क्या है, तो यहाँ पे इरेगुलरिटीज बिटवीन द सरफेस, इन दोनों सरफेस के बीच में जब आप देखेंगे तो वहाँ पे इरेगुलरिटीज प्रेजेंट होती है, अनियमितता प्रेजेंट होती है, जिसके कारण वहाँ पर फ्रिक्शन लगता है। सतहों की मध्य अनियमितता होने के कारण, ड्यू टू इरेगुलरिटीज बिटवीन दी सरफेस के कारण वहाँ पे हमारा फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, और जब फ्रिक्शन होगा, जब घर्षण होगा तो वहाँ पे क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। तो हम ये आपने तो ऐसा फील भी किया होगा, जब हमें बहुत ठंड लगती है तो हम ठंड में क्या करते हैं, दोनों हैंड को रब करते हैं। तो जब रब करते हैं तो आपने ये फील किया होगा कि उस टाइम क्या होता है, हीट रिलीज होती है, यानी हमें गरम गरम लगता है। तो जहाँ पे फ्रिक्शन होता है तो वहाँ पे हीट भी उष्मा का उत्पन्न होता है। ठीक है, और जैसे जैसे दो सतह पर दबाव डालेंगे वैसे वैसे घर्षण क्या होता है, हमारा बढ़ता है। यानी ऑन प्रेसिंग टू सरफेस फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, हमारा इंक्रीज होता है और बढ़ता है। ठीक है, अब हम फ्रिक्शनल फोर्स घर्षण की टाइप की बात करें, प्रकार की बात करें, तो ये 3 टाइप का होता है। पहला स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसे हम लोग स्थिर घर्षण कहते हैं। दूसरा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जिसे हम लोग सर्पी घर्षण कहते हैं। तीसरा होता है रोलिंग फ्रिक्शन, जिसे हम लोग रोलिंग घर्षण कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 टाइप है घर्षण के। ठीक है, आइए इसे एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन के, स्थिर घर्षण के। ठीक है, तो ये घर्षण क्या होता है कि जब कोई भारी चीज
ठीक है, कोई भारी चीज़ है, कोई बेड रखी हुई है आपके रूम में, ठीक है, तो आप क्या उसको अपनी तरफ खींचते हैं, अगर दूसरी जगह उसको ले जाना है, ठीक है, तो अपनी तरफ खींचते हैं तो वो खिंचाता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा भारी हो तो क्या करता है, तो उस टाइम एक फोर्स होता है, वो क्या करता है, आप जो उससे अपनी तरफ खींच रहे हैं उसको अपोज करता है, उसको रोकता है, तो उस टाइम जो फोर्स लगता है उसे हम लोग कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थिर घर्षण। यानी जब एक वस्तु विराम से गति में जाना चाहती है, यानी कोई वस्तु है वो रेस्ट से मोशन में जब जाना चाहती है, तो उस समय क्या होता है, एक घर्षण लगता है, फोर्स लगता है, उसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, स्थिर घर्षण कहते हैं। द फ्रिक्शन एट एन इंस्टेंट व्हेन अ बॉडी चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम रेस्ट टू मोशन। जब एक वस्तु विराम से गति में जाना चाहती है तो उस तत्काल समय में जो घर्षण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टैटिक फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन यानी स्थिर घर्षण कहते हैं, ठीक है। अब बात करें स्लाइडिंग फ्रिक्शन, सर्पी घर्षण, द फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन ड्यूरिंग द मोशन ऑफ बॉडी। गति के दौरान जो घर्षण लगता है, यानी कोई ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है तो उस टाइम जो उसको अपोज करता है, उसको जो रोकता है, उस दौरान जो मोशन लगता है उसे हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। तो गति के दौरान जो घर्षण लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। अब आखिरी टाइप की, थर्ड टाइप की बात करें तो वो होता है हमारा रोलिंग फ्रिक्शन यानी रोलिंग घर्षण, ठीक है। तो ये रोलिंग घर्षण, आपने ट्रॉली देखी होगी, ट्रॉली के नीचे क्या होता है, एक पहिया लगा होता है, तो पहिया क्या करता है, आप जब उसे खींचते हैं तो वो घूमता है, आप आसानी से उसे खींच लेते हैं। तो रोलिंग फ्रिक्शन उस टाइम लगता है, ठीक है, जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर रोल करती है, उस टाइम जो फ्रिक्शन लगता है, घर्षण लगता है, उसे हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। व्हेन अ बॉडी रोल ओवर अनदर बॉडी, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर रोल करती है तो उस समय जो फ्रिक्शन, जो घर्षण लग रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। अब इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर देख लें, घटता क्रम देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बेस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है, फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन और फिर रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। आपने महसूस भी किया होगा, रोलिंग फ्रिक्शन जब ट्रॉली घींचते तो पहिया का क्या आसानी से वो घींची चली जाती है, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन, कोई भारी वस्तु आप जमीन पर रखे हुए हैं उस पर आप फोर्स लगाते हैं, तो इतना ज़्यादा फोर्स लगाने के बावजूद वो जल्दी नहीं मोशन में आती है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होती है और स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू रोलिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थिर घर्षण, फिर सर्पी घर्षण, फिर रोलिंग घर्षण, ठीक है। अब एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन की बात करें, यानी घर्षण का प्रयोग, क्या इसका एप्लीकेशन है, तो हम जब मोशन ऑफ मैन, जब मनुष्य का चलना, जैसे हम ज़मीन पर चलते हैं तो क्यों चल पाते हैं, क्योंकि हमारा पैर और ज़मीन के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगती है, जिस वजह से हम लोग चल पा रहे हैं, ठीक है। इससे आप, अगर आपने ऐसा हुआ भी होगा कि जब फर्श पे जब आप तेल गिर जाता है या जब आप ऑयल डाल देते हैं तब आप चलते हैं तो क्या होता है, हम गिरने लगते हैं, क्योंकि हमें फ्रिक्शन हमारा कम हो जाता है, ठीक है। तो हम जो चल रहे हैं तो वो भी फ्रिक्शन का ही एप्लीकेशन है। या हम कागज़ कॉपी पे लिख रहे हैं तो वहाँ पे भी फ्रिक्शन लगता है, ठीक है। अगर हम तेल वाला कागज़ रहे तो उस पर हम लिख के देखिएगा नहीं लिखाता है, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो कागज़ पर लिखना ये भी फ्रिक्शन है, या दीवार में कील को ठोकना ये भी फ्रिक्शन है। आप एक टाइल्स पे कील ठोकिए, एक दीवार पर ठोकिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा, तो दीवार टाइल्स पे क्या होगा, पिसलेगा, ठीक है, तो यहाँ पे दिक्कत होगी। तो इसीलिए फ्रिक्शन का हमारा रोल दीवार में कील ठोकना है, ठीक है। तो इसीलिए फ्रिक्शन क्या हमारे लिए नेसेसरी भी और हमारे लिए कुछ खतरा भी उससे हो सकता है। तो इसीलिए से हम लोग कहते हैं कि फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल, अतः घर्षण एक आवश्यक बुराई है। क्या है, आवश्यक बुराई है, ठीक है। अब घर्षण को बढ़ाने के तरीके देखें, फ्रिक्शन को बढ़ाने के तरीके, मेथड टू इंक्रीज द फ्रिक्शन, ठीक है। तो कैसे हम घर्षण को बढ़ा सकते हैं, तो सोर्स ऑफ शूज, आपने जूते के सोल को देखे होंगे तो आपने देखा होगा उसमें क्या होता है, गड्ढा टाइप का होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, इंटरलॉकिंग अच्छे से हो सकती है, तो इससे फ्रिक्शन हमारा क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। 3 टायर्स ऑफ व्हीकल में जो गड्ढा टाइप का होता है वो भी क्यों किया जाता है, क्योंकि फ्रिक्शन बढ़े, जिसकी वजह से क्या हो, इंटरलॉकिंग अच्छे से होगी तो फ्रिक्शन हमारा बढ़ जाता है, ठीक है। आपने ऐसा देखा भी होगा, जब टायर पहिया जब पूरी तरीके से घिस जाता है तो क्या होता है, फ्रिक्शन हमारा कम हो जाता है, जिससे दिक्कत होती है गाड़ी चलने में। तो थ्रेड ऑफ टायर ऑफ व्हीकल्स, यूज ऑफ सैंड बाय कबड्डी प्लेयर्स, जब हमने कबड्डी खेला, आपने भी कबड्डी खेला होगा तो आप करते हैं मैदान में जब खेलते हैं तो हाथ में क्या होता है, सैंड लगाते हैं, मिट्टी लगाते हैं, क्यों, कि जब हम दूसरे प्लेयर को पकड़े तो उस टाइम हमारा हाथ फिसले नहीं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, फ्रिक्शन को बढ़ाते हैं,
ठीक है। तो इस तरीके से भी ये हमारा कुछ तरीका हो गया जिससे हम घर्षण को बढ़ा सकते हैं। आप कुछ ऐसा तरीका देखते हैं जिससे घर्षण को कम कर सकते हैं। घर्षण को कम करने के तरीके, मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन, तो बाय यूजिंग ऑयल एंड ग्रीस, तेल और ग्रीस का प्रयोग करके हम फ्रिक्शन को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। या यूजिंग ऑफ लुब्रिकेंट, स्नेह का प्रयोग करके, या बाय यूजिंग पाउडर ऑन कैरम बोर्ड, कैरम बोर्ड पर पाउडर का प्रयोग करके। तो कैरम बोर्ड आप लोगों में से कई लोगों ने खेला होगा, तो आप क्या करते हैं, कैरम बोर्ड का पाउडर छींकते हैं। तो पाउडर से क्या होता है, फिसलन बढ़ जाती है, क्योंकि फ्रिक्शन को कम कर देता है वो, और खेलने में मज़ा आता है। तो बाय यूजिंग पाउडर ऑन कैरम बोर्ड पर पाउडर का प्रयोग करके ही हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं, ठीक है। और आज के सेशन का आखिरी टॉपिक विस्कस फोर्स, ड्रैग फोर्स या शयानक बल या ड्रैग, ठीक है। तो लिक्विड में जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है, द्रव में जो घर्षण बल लगता है लिक्विड की लेयर में, तो उससे हम लोग कहते हैं ड्रैग या विस्कस फोर्स, यानी शयानक बल या ड्रैग कहते हैं, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स इन लिक्विड या द्रव में जो घर्षण बल लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विस्कस फोर्स या ड्रैग फोर्स कहते हैं। ये विस्कस फोर्स जो ड्रैग फोर्स है, ये तीन चीज पर डिपेंड करता है। एक हमारा नेचर ऑफ लिक्विड, द्रव की प्रकृति, जैसा जैसा फ्लूइड होगा वैसा उसका वैल्यू होगा। शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, वस्तु के आकार पे भी डिपेंड करती है, और स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, वस्तु की चाल। तो ये तीन चीज पर जो हमारा विस्कस फोर्स या ड्रैग फोर्स जो है डिपेंड करता है। तो इसी के साथ आज का हमारा ये कंटेंट जो है पूरा हुआ। अब हम इसका प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन इससे टॉपिक से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट सेट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, निम्न में से कौन सा संपर्क बलों के समुच्चय का घोतक है, यानी कॉन्टैक्ट फोर्स बताना है इसमें से कौन कौन है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में मैंने बताया था, जब दो वस्तु के बीच में कॉन्टैक्ट हो या फिजिकल टच हो, उस दौरान जो हम फोर्स लगाते हैं उसे हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं या संपर्क बल कहते हैं, ठीक है। और संपर्क बल में हमने दो फोर्स के बारे में पढ़ा था, एक मस्कुलर फोर्स और एक पढ़ा था हम लोगों ने फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये दो फोर्स जो है कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल थे, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल है, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। मस्कुलर फोर्स, ये तो कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल था, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है ड्रैग, तो ड्रैग भी फ्रिक्शनली फोर्स है, जो फ्लूइड में फोर्स लगता है उसे हम लोग ड्रैग फोर्स कहते हैं, तो वो भी एक टाइप का फ्रिक्शनल फोर्स है, तो ये भी हमारा कॉन्टैक्ट हो गया। मस्कुलर फोर्स, ये भी हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी घर्षण बल, तो ये भी हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। इसीलिए यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है, यानी थर्ड ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया। फोर्थ ऑप्शन की बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हमारा क्या हो गया, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो ये भी नहीं होगा। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड नंबर, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ड्यूरिंग द क्लास एक्सपेरिमेंट अ टीचर टुक टू ऑब्जेक्ट्स एंड इमर्ज्ड बिलो इन वाटर, शी रिकॉर्ड द रीडिंग यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस एज शोन बिलो। कक्षा में एक प्रयोग के दौरान एक शिक्षक ने दो वस्तुओं को लेकर उन्हें पानी में डुबो दिया। उसने कमानीदार तुला का प्रयोग करके पाठ्यांकों के निम्न प्रकार रिकॉर्ड किया। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मान लीजिए एक कंटेनर है, इसमें क्या है, लिक्विड भरा हुआ, ठीक है। जब हम उसमें कोई ऑब्जेक्ट को डीप करते हैं तो क्या होता है, नीचे की तरफ तो पहले एक फोर्स लगती है, वेट इन एयर, ठीक है। और पानी जो है लिक्विड ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, ठीक है, ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बायोंट फोर्स कहते हैं, ठीक है। और ये लिक्विड, ये ऑब्जेक्ट जो लिक्विड को जितना डिस्प्लेस करता है वो किसके बराबर हो जाता है, बायोंट फोर्स के बराबर हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक फॉर्मूला भी मैंने आपको बताई थी कि वेट ऑफ, अगर आप लिक्विड निकाल रहे हैं तो वेट ऑफ एयर माइनस बायोंट फोर्स, ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, तब ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये टेबल दिया हुआ है, इस टेबल के हेल्प से हमें इसे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ए और बी, वेट ऑफ स्टोन इन एयर कितना है, 92 है क्यूब, वेट ऑफ स्टोन इन वाटर, ठीक है। तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस और बायोंट फोर्स
ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे बाइंड फोर्स निकाल लेंगे, ठीक है। अब बाइंड फोर्स क्या बताता है, क्या होता है, तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, जितना लिक्विड ऑब्जेक्ट जो लिक्विड को डिस्प्लेस कर रहा है उतना बराबर हो जाता है बाइंड फोर्स। तो यहाँ पे y हमारा क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 16। तो यहाँ पे y हमारा क्या निकल के आ गया 16, ठीक है। तो बाइंड फोर्स यहाँ पे क्या आ गया 16 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे वेट ऑफ स्टोर इन वाटर निकालना है, लिक्विड निकालना है, ठीक है। तो वेट ऑफ एयर कितना है 92 है। अब बाइंड फोर्स हमारा कितना निकल के आया 16। तो 16 में जब 92 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आपको 12 6 76। तो हमारा x क्या निकल के आ गया, x हमारा निकल के आ गया 76, यानी ये कितना आ गया 76 आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बाइंड दूसरा का देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बाइंड फोर्स कितना है 10 है, तो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस बाइंड फोर्स के बराबर होता है, तो z भी हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे z बराबर कितना आ गया 10 हो गया, ठीक है। और हमारा वेट ऑफ स्टोन इन एयर निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेट ऑफ लिक्विड और बाइंड फोर्स को ऐड कर देंगे। तो वेट ऑफ लिक्विड हमारा कितना है यहाँ पर 70 है, बाइंड फोर्स कितना 10, तो यहाँ पे Q हमारा कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 70 प्लस बाइंड फोर्स 10, यानी हमारा 80 आ जाएगा, ठीक है। तो x हमारा कितना निकल, तो हमारा सबसे पहले x कितना निकल कर आया, x निकल कर हमारा कितना आया था, वेट ऑफ स्टोन इन एयर 92 माइनस 16, ठीक है। तो 92 माइनस 16 किया था तो हमें 76 आया था, तो x हमारा 76 आ गया। तो ये तो ये ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया, बचा ये ऑप्शन, ठीक है। y हमारा कितना है 16, तो ठीक है 16 इसमें भी है। z हमारा कितना है 10, तो 10 यहाँ पे 80 है, तो इसीलिए हमारा c ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। तो c ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसा भी हमने सॉल्व किया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको ये फॉर्मूला सिर्फ याद होना चाहिए कि वेट ऑफ लिक्विड बराबर जो होता है वेट ऑफ स्टोन, मतलब कोई भी वेट उसका एयर में और माइनस बाइंड फोर्स, ठीक है। अब बाइंड फोर्स जो बराबर होता है वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, यानी जितना ऑब्जेक्ट पानी को डिस्प्लेस किया वो बाइंड फोर्स के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बाइंड फोर्स कितना दिया हुआ है 10, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेसमेंट, तो ये y भी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस कितना 5 दिया, तो z भी हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो y हमारा 10 हो जाएगा, z 5 हो जाएगा। तो z 5 है, यहाँ पे z 80 थी तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, तो बचा ये और ये ऑप्शन, ठीक है। अब बोला वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर, तो इसके लिए क्या करेंगे, एयर का निकालना है, तो बाइंड फोर्स को ऐड कर देंगे वेट ऑफ लिक्विड से। वेट ऑफ लिक्विड कितना है 55, बाइंड फोर्स कितना है 10, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा। तो x हमारा क्या आ गया 65 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे लिक्विड का वेट निकालना है, तो बाइंड फोर्स से माइनस क्या कर देंगे वेट ऑफ स्टोन इन एयर, तो यहाँ पे 75 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x हमारा 65 बाई 10 Q 75 और z 5, यानी C ऑप्शन जो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस से सही से समझना है और ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। Which of these phenomena can't be explained on the basis of gravitational force? निम्न में से कौन सी परिघटना गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर समझाई नहीं जाती है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति करना। तो ये तो घटना में ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताती है। केप्लर नाम के साइंटिस्ट ने बताया था कि सूर्य के चारों ओर जो ग्रह की जो गति है वो किसकी वजह से है, तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, यानी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। तो ये तो हमारा हो जाएगा। ज्वार भाटा का होना ये भी हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। और वेट ऑन ऑब्जेक्ट की बात करें तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है mg, तो ये भी हमारा क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। और कोरस ऑफ इक्लिप्स की बात करें तो यहाँ पे तो पोजीशन का चेंज होता है, तो ये हमारा डी ऑप्शन जो है हमारा क्या कहलाता है, ग्रहण का होना, ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स फिनोमेना को शो नहीं करता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 4 balls are thrown with same force on 4 different types of surface. On which surface type would the ball travel the maximum distance? 4 विभिन्न प्रकार की सतहों पर 4 गेंदों को एक समान बल से फेंका गया, किस प्रकार की सतह पर गेंद अधिकतम दूरी तय करेगी, ठीक है। तो 4 तरह का सरफेस अलग अलग है, ठीक है, और चारों पे अलग है, चारों पे जो बॉल को है
फेंका गया तो कौन सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो जिस सरफेस पे फ्रिक्शन कम लगेगा तो उतना दूर बॉल जाएगी, जिस पे फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा उतना ही पहले रुक जाएगी। ठीक है, यहाँ पे स्केटिंग रिंग की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे तो फ्रिक्शन कम लगेगा तो उसमें तो बहुत ज़्यादा दूर जाएगी। और सी बीच की बात करें तो सी बीच में तो बालू होता है, तो वहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा तो बॉल ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगी। सीमेंटेड रोड, इसमें भी फ्रिक्शन ज़्यादा लगता है तो उसमें बहुत ज़्यादा देर तक दूर तक नहीं जाएगी। और वुडन टाइल्स, लकड़ी की टाइल्स और स्केटिंग रिंग की बात करें तो सब इसमें से ज़्यादा कम इसमें लगेगा स्केटिंग रिंग में, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्केटिंग रिंग में जो हमारा बॉल जो है सबसे ज़्यादा दूर जाएगा, तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। Why is it easier to carry bag with large and broad step? बड़ी और चौड़ी पट्टियों वाले कंधे से लटकाने वाले बैग को उठाकर ले जाने अधिक आसान क्यों होता है? ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि प्रेशर जो है बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। अगर एरिया बढ़ता है तो प्रेशर हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, लटकाने वाले बैग को पट्टियाँ क्या कहते हैं, चौड़ी पट्टियाँ और बड़ी करते हैं। इस क्यों, आप एरिया बढ़ जाता है तो प्रेशर कम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बैग इंक्रीजेस, the pressure exerted by the bag increases, the force exerted by the bag decreases, the pressure exerted by the bag decreases। तो प्रेशर हमारा क्या हो जाता है, बैग द्वारा लगाया जाने वाला दाब क्या हो जाता है, घट जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अंजना टेक्स 2 blocks of identical size, one is made of aluminium and the other is lead. She submerged them one by one in water. Which of the following statements is true? अंजना ने 2 सर्वसम साइज के 2 गुटके लिए, इनमें से एक एल्युमिनियम तथा दूसरे लीड का बना था। उसने उन्हें एक एक करके जल में डुबोया, तो नीचे लिखे कथनों को कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें क्या है, मान लीजिए पानी भरा हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें एक उसने एल्युमिनियम डिप किया, एक यहाँ पर उसने लीड को डिप किया। ठीक है, तो बायन फोर्स क्या होगा दोनों को ये बताना है। ठीक है, तो बायन फोर्स की बात करें तो बायन फोर्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि बायन फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड के। और दूसरा पढ़ाया था कि बायन फोर्स जो है वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डेंसिटी वाटर सेम है तो डेंसिटी भी दोनों का सेम हो जाएगा, वॉल्यूम दोनों का वॉल्यूम भी सेम है, इसीलिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बायन फोर्स जो है एक्टिंग ऑन एल्युमिनियम और बायन फोर्स एक्टिंग ऑन लीड क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। Which among the following statements are true regarding the pressure exerted on certain area by a brick? किसी ईंट द्वारा नियत क्षेत्रफल पर लगाए जाने वाले दाब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट सही है ये हमें बताना है। तो पहला है प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, दाब क्षेत्रफल से व्यक्ति कुमानुपाती होती है, तो ये बात तो सही है। प्रेशर क्या होता है, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो ये ऑप्शन तो हमारा सही है। डायरेक्शन ऑफ प्रेशर इज अपोजिट टू द दैट ऑफ अप्लाइड फोर्स, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, तो फ्रिक्शनल फोर्स की बात कर रहा है। यूनिट ऑफ प्रेशर इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स, तो ये भी गलत है। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और प्रेशर का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारा सिर्फ ए ऑप्शन सही है, तो इसीलिए यहाँ पे बी ऑप्शन जो हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th। 500 ml of mustard oil is kept in a jar of 2 liter capacity. The pressure exerted by oil will be। किसी 2 लीटर धारिता के जार 5 ml सरसों का तेल भरा है, ये तेल दाब आरोपित करेगा। ठीक है, तो मान लीजिए ये 2 लीटर कैपेसिटी वाला, ठीक है, 2 लीटर कैपेसिटी वाला क्या है, जार है। ठीक है, इसमें 500 ml हमने क्या हुआ, तेल भर दिया। ठीक है, तो ये प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑयल जो है इस पर क्या सा प्रेशर लगाएगा,
डाउनवर्ड लगाएगा, अपवर्ड लगाएगा, कि ऑल डायरेक्शन में लगाएगा या सिर्फ साइडवेज लगाएगा। तो अगर इसकी बात करें तो प्रेशर जो है हर डायरेक्शन में लगेगा यहाँ पर, ठीक है। इसके कंटेनर में क्या हर डायरेक्शन में प्रेशर लगता है, ठीक है। तो इसीलिए इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में जो है प्रेशर लगेगा। इसीलिए यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन में क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। People usually put a round piece of a cloth on their head before putting heavy load. This is helpful because, ठीक है, लोग प्राय कपड़े का एक गोल टुकड़ा किसी भारी बोझ को अपने सिर पर उठाने से पहले रखते हैं। इससे मदद होती है क्योंकि आपने देखा होगा कि मजदूर लोग जो होते हैं जब भारी सामान सर पर उठाते हैं तो उससे पहले क्या होता है, कपड़े का एक मोटरी बांध के सर पर रख लेते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि आप एरिया बढ़ाते हैं। तो अगर हम एरिया बढ़ा देंगे तो क्या होता है, हमारा प्रेशर कम हो जाता है। जब हम एरिया बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो इससे उसको थोड़ा सा लोड में कमी फील होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर इज डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट। तो ए ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। प्रेशर इज डिक्रीज बाय डिक्रीजिंग द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, ऐसा नहीं होगा, जब डिक्रीज करेंगे एरिया तो प्रेशर बढ़ता है। फोर्स इज डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, ये भी नहीं होगा। फोर्स इज इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे प्रेशर क्या होता है, हमारा डिक्रीज हो जाता है एरिया को इंक्रीज करने से। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन में क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए, करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग सिलेक्ट करना है, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन इज सिमिलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये ऑर्डर मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा जो है स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू होता है, उसके बाद स्लाइडिंग का, उसके बाद रोलिंग फ्रिक्शन का, ठीक है। पहला ऑप्शन इसे याद रखना है। स्टैटिक फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक स्लाइडिंग से स्मॉलर होता है, ये तो ऑप्शन गलत हो गया। स्लाइडिंग फ्रिक्शन से तो स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होता है। रोलिंग फ्रिक्शन इज मोर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। रोलिंग फ्रिक्शन जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से छोटा होता है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन स्लाइडर से छोटा होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज मोर देन द रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग रोलिंग से ज्यादा होता है लेकिन लेस देन होता है स्टैटिक से। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। सर्पी घर्षण लोटनिक घर्षण से अधिक परंतु स्थैतिक घर्षण से कम होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रेशर के बारे में क्या बताया था, प्रेशर हमारा क्या होता है, फोर्स इंटू एरिया। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या हो गया, इसका यूनिट निकल के आ गया। तो यहाँ पे न्यूटन मीटर तो ये तो होगा नहीं, न्यूटन मीटर स्क्वायर ये भी नहीं होगा, न्यूटन पर मीटर ये भी नहीं होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। अगर हमें फॉर्मूला याद है तो उससे हम आसानी से यूनिट बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। You have a brick, length L, breadth B and height H. If you keep it on table such that different faces touch on the surface each time, then in the three different cases the brick will exerts. आपके पास कोई ईंट है जिसकी लंबाई L है, चौड़ाई B है और ऊंचाई H है। यदि आप इसे एक मेज पर इस तरह रखें कि हर बार भिन्न फलक मेज के पृष्ठ की स्पर्श करें तो तीन विभिन्न प्रकरणों में ईंट समतल पृष्ठ पर आरोपित करेंगे, ठीक है। इसमें क्या है कि मेज है, इसमें क्या है, ईंटा रखा हुआ है, ईंटा। तो एक बार उसको हमने ऐसे रखा, ऐसे सरफेस पे, एक तरफ हमने ब्रेथ को सरफेस करके रखा, एक तरफ हमने हाइट को करके रखा, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, एरिया हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जब एरिया चेंज होगा तो प्रेशर भी डिफरेंट लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो रहा है, डिफरेंट लगेगा। लेकिन यहाँ पे थ्रस्ट फोर्स कहते हैं परपेंडिकुलर फोर्स को। तो थ्रस्ट फोर्स यहाँ पे क्या नीचे की तरफ लगेगा, तीनों में क्या होगा, नीचे की तरफ लगेगा। तो फोर्स तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, सेम हो जा रहा है, लेकिन एरिया क्या है हमारा डिफरेंट है, तो प्रेशर हमारा डिफरेंट हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा सेम थ्रस्ट बट डिफरेंट प्रेशर, यानी बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेम थ्रस्ट एंड सेम प्रेशर, तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। डिफरेंट थ्रस्ट बट डिफरेंट प्रेशर, ये भी नहीं होगा। डिफरेंट थ्रस्ट बट सेम प्रेशर, ये भी नहीं होगा। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14।
An object X is sinks in liquid P and Q but floats in liquid R. Which of the following conclusion can be made from this observation? यानी एक वस्तु X है, द्रव P और Q में डूब जाती है. अगर X डूब जाती है तो इसका मतलब क्या हो गया कि X का डेंसिटी क्या हो गया, P और Q से क्या हो गया, हमारा ज़्यादा हो गया. लेकिन द्रव R में तैरती है, ठीक है, जब R में तैरती है तो यानी R का डेंसिटी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा X से, ठीक है. तो फिर हमें कंक्लूजन बताना है, ठीक है. तो पहला ऑप्शन क्या है, डेंसिटी ऑफ एक्स इज मोर देन डेंसिटी ऑफ पी. एक्स का घनत्व पी के घनत्व से अधिक है. यहाँ पे तो सही ऑप्शन नहीं, यहाँ पे दिख रहा है एक्स का घनत्व क्या होगा, पी से ज्यादा होगा. डेंसिटी ऑफ एक्स इज लेस देन डेंसिटी ऑफ आर, ठीक है. एक्स जो है डेंसिटी ऑफ आर से कम है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन भी सही हो गया. डेंसिटी ऑफ पी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ आर, ये इसके इक्वल होगा, तो ये भी नहीं, ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया. डेंसिटी ऑफ पी इज लेस देन डेंसिटी ऑफ आर, ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया. तो इसीलिए हमारा बी ऑप्शन ए बी डी जो है इस क्वेश्चन का क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है. अब नेक्स्ट देखते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, ठीक है. कंसीडर द फ्लोइंग सिचुएशन, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. यानी गलत स्टेटमेंट को हमें ढूंढना है, पहचानना है, ठीक है. तो पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, ए जिमनास्ट अप्लाइज कोर्स सब्सटेंस इन हैंड्स बिफोर गेम डिलिबरेटली टू रिड्यूस इंटरलॉकिंग एंड इंक्रीज एफिशिएंसी. खेल आरंभ होने के पहले एक व्यायामी जानबूझकर अपने हाथों में खुरदुरा पदार्थ लगाता है जिससे गूंथना कम हो जाता है, कुशलता बढ़ाई जा सकती है. तो जब कोई खिलाड़ी हाथ में जब लगाता है तो उससे क्या होती है, फ्रिक्शन हमारी बढ़ जाती है, ना कि कम होती है. यहाँ पे क्या लिख रहा है, रिड्यूस हो गया इंटरलॉकिंग. फ्रिक्शन क्या इंटरलॉकिंग की वजह से होता है. तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है. सेकंड ऑप्शन देखते हैं. फाइन पाउडर इज स्प्रिंकल डिलिबरेटली ऑन द रो ऑन द कैरम बोर्ड बिफोर द गेम टू रिड्यूस इंटरलॉकिंग एंड इंक्रीज एफिशिएंसी. खेलने से पूर्व कैरम बोर्ड पर जानबूझ का महीन पाउडर छिड़का जाता है जिससे गुथना कम हो जाता है, कुशलता बढ़ाई जा सकती है. तो आप बताइए ऑप्शन क्या होगा, ठीक है. तो हम कैरम खेलने से पहले क्या होता है, पाउडर छींटते हैं. क्यों छींटते हैं कि फ्रिक्शन हमारा कम हो, और फ्रिक्शन कम या इंटरलॉकिंग कम हो जाए, एफिशिएंसी क्या बढ़ जाए. तो ये ऑप्शन तो हमारे यहाँ पे सही हो गया, ठीक है, बी ऑप्शन. अब थर्ड ऑप्शन की बात करें. इन ट्रैक इवेंट सोल ऑफ द एथलीट शूज इज ग्रुप टू रिड्यूस इंटरलॉकिंग एंड इंक्रीज एफिशिएंसी. दौड़ने की प्रतियोगिता में धावक के जूते के तले खांचेदार होते हैं, ठीक है. दूसरा कैसा होता है, खांचेदार होता है, जिससे गूंथना कम हो और कुशलता बढ़ाई जा सकती है. तो फिर ये भी ऑप्शन यहाँ पे क्या होता है, गलत हो जाएगा. ऐसे करने से क्या होता है, हमारा फ्रिक्शन बढ़ जाता है, ना कि घटता है. इसीलिए हमारा ए और सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा. यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है. एन ऑब्जेक्ट फ्लोटिंग इन वाटर विथ 1/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम अबव द सरफेस ऑफ वाटर, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. एक वस्तु पानी में तैर रही है और उसके आयतन का 1/4 भाग पानी की सतह पर है, और निम्न में से कौन सा कथन सही है, ठीक है. तो मान लीजिए कोई कंटेनर है, ठीक है, इसमें लिक्विड भरी हुई है पूरा, ठीक है. तो एक ऑब्जेक्ट जो है 1/4 भाग जो है इसका ऊपर है, सतह पर है, बाकी डीप है, ठीक है. तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, क्या हमारा आंसर होगा ये हमें बताना है. तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा द बाइंड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इज ग्रेटर देन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. यानी बाइंड फोर्स क्या हो जाएगा, हमारा ज्यादा हो जाएगा वेट ऑफ ऑब्जेक्ट से. इसीलिए वो क्या होगा, ऊपर में 1/4 से उसका क्या होगा, ऊपर सरफेस के ऊपर रहेगा. क्यों, क्योंकि हमारा बाइंड फोर्स क्या होता है, ज्यादा हो जाएगा. अगर वेट ज्यादा हो जाता तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता, सिंक हो जाता, ठीक है. तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया. सेकंड ऑप्शन पर द बाइंड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज लेस देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये तो नहीं होगा. अगर ऐसा होता तो ऑब्जेक्ट सिंक कर जाता, डूब जाता. थर्ड ऑप्शन द बाइंड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु पर लगा रहा बल वस्तु के भार के बराबर है. अगर ऐसा होता तो उसको फ्लो करता, तो ये भी नहीं होगा. नो बाइंड फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, ये ऑप्शन भी गलत हो गया. तो ए ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का. क्वेश्चन नंबर 17. कंसीडर द फ्लोइंग. दिए गए बलों पर विचार कीजिए. पहला दिया मस्कुलर फोर्स, पेशीय बल. दूसरा है मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल. तीसरा फ्रिक्शनल फोर्स जो है घर्षण बल. और फोर्थ है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल. एंड ई है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर विद्युत बल.
तो दी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बता रहे हैं, इनमें से असंपर्क बल कौन सा है। तो मैंने बताया था आपको असंपर्क बल क्या होता है, जिसमें डायरेक्ट दो वस्तु में कॉन्टैक्ट ना हो और फोर्स लगे, तो उसे हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में हम लोग 3 फोर्स पढ़ा था, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक स्थिर विद्युत बल, दूसरा पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल, और चौथा हमने मैग्नेटिक फोर्स देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है मस्कुलर फोर्स, ये तो कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो ये तो होगा नहीं। मैग्नेटिक फोर्स की बात करें, ये नॉन कॉन्टैक्ट है। फ्रिक्शनल फोर्स की बात करें, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ये होगा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो ये भी हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होगा। तो इसीलिए हमारा बी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ई ऑप्शन यानी बी डी ई ओनली, यानी सी ऑप्शन जो हमारा इस क्वेश्चन में क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज मीन टू रिड्यूस फ्रिक्शन फॉर यूजफुल आउटकम्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर इसका आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट में ज़रूर आंसर दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, देखते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज का इम्पोर्टेंट सेशन यहाँ पे ख़त्म होता है। उम्मीद है ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। मैंने सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली पूरा कंटेंट पढ़ाया है, और साथ ही साथ टोटल 18 क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस करे हैं। ठीक है, तो इस कंटेंट को अच्छे से पढ़ें, नोट्स को अच्छे से पढ़ें, और 4 से 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करें, इतना इनफ है। और आखिरी क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया है कि इसका जवाब आप कमेंट में लिखें, तो ज़रूर कमेंट में लिखें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।